हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आज थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम पे हमने क्या कहते हैं डाइपोल के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। डाइपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे और जनरल पॉइंट पे। तो आज उसी के आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब सबसे पहले जो इसमें बात होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, डिफिनेशन की बात होगी और इसकी नीड क्या है, क्यों हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन कर रहे हैं वो डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो सिंपल सा क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की जरूरत क्या पड़ी, उसका सीधा सा रीजन आप ऐसे समझ लो कि जो चीज हमको नहीं दिखती है वो समझने में थोड़ा सा हमको दिक्कत होती है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का विजुअल तैयार कर लें, वो चीज हमको दिखने लगेगी तो हमको और अच्छे से क्लियर होगी। तो इसलिए हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो बनाई है। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की है हमने किसी भी चार्ज के अराउंड, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो सिंपल से क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, तो डेफिनेशन एकदम सिंपल सी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary lines which represent electric field। ठीक है, या सिंपल सा आप ऐसे बोल सकते हैं कि पिक्चोरियल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो डिफिनेशन है, डिफिनेशन में आपको सिंपल इतना रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर उसको हम विजुअल रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प लेते हैं। तो ये सिंपल सी डिफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो बहुत ही आसान सा तरीका है कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव के अराउंड आप एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे। अच्छा, टेस्ट चार्ज अगर बोला जाएगा तो आप सिंपल यही समझिएगा कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है। तो अगर यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेके आता हूं मैं, तो इस टेस्ट चार्ज पे ये चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। तो इस पे फोर्स ये है, इसको ज्वाइन करना तो फोर्स किस डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में। तो ये जो लाइन बनेगी आपको, इसे हम लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बोलते हैं। ऐसे क्या है कि इस पूरे रीजन में मैंने क्या किया, यूनिट चार्ज को प्लेस किया और लाइंस ड्रॉ कर ली। तो हमने क्या देखा कि लाइंस कुछ ऐसे ड्रॉ हो रही है, ये लाइंस एंड नहीं हो रही है यहाँ जाकर के, ये ऐसे आगे बढ़ रही है इंफिनिटी तक। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी वो कहां होगी, इंफिनिटी तक होगी। तो सिंपल से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने का तरीका क्या है कि आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में एक यूनिट टेस्ट चार्ज को लेके, टेस्ट चार्ज को लेके जाएंगे, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाएंगे। उस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन को हम नोट करेंगे और उसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो क्या हो जाएगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या दिख रहा है कि अगर आपको किसी पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है तो कैसा होगा, आउटवर्ड सेंस में होगा। ठीक है, और अगर वही चार्ज यहाँ पे नेगेटिव होता, मैं थोड़ा इसको हटा रहा हूँ, अभी इसको फिर से ड्रॉ करते हैं क्योंकि पहले नेगेटिव की बात करते थे फिर दोनों सामने ड्रॉ करते हैं। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनवर्स डायरेक्शन में होती है। ये सिंपल ध्यान रखना है आपको। ठीक, अब थोड़ा सा एक चीज और इसमें ये तो क्लियर हो गया ना, पॉजिटिव चार्ज का कैसा होगा, आउटवर्ड सेंस में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और नेगेटिव चार्ज का क्या होगा, इनवर्स सेंस में होगा। ठीक, अब सिंपल सा क्या है, कुछ चीजें हैं वो ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास सपोज करो एक क्यू चार्ज है प्लस का, और इससे कितनी लाइंस निकल रही हैं, सपोज कर लिया 4 या 5 लाइंस निकल रही या इतनी लाइन निकल रही, सपोज करो 6 लाइंस निकल रही हैं। तो अगर इसका अमाउंट में ट्वाइस करता हूं, इसको 2 क्यों करता हूं, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ट्वाइस हो जाएंगी। ये ध्यान रखना है आपको। अगर इसका अमाउंट में 3 टाइम्स करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएंगे, 3 टाइम्स हो जाएंगे। मतलब क्या है, इसी रीजन में से क्या है, पहले इस रीजन में कितनी लाइन निकल रही थी, 6, तो अभी यहां से कितनी निकलेंगी, 12 निकलेंगी। अगर हमने चार्ज का अमाउंट दुगना किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या हो जाएंगी, दुगनी हो जाएगी। उनकी डेंसिटी कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, एक चीज का ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आपको, आपने देखा ना कि ये पॉजिटिव चार्ज था तो यहां से बाहर निकल रही थी, नेगेटिव चार्ज था तो उसकी तरफ आ रही थी। तो हम सिंपल ऐसा बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ओरिजिन होता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती है।
और नेगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इंड होती हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। अब सिंपल सा एक और पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करिए, तो आपको ये डिफाइन कर लिया आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करती हैं। जैसे हमने पढ़ रखा है कि अगर आपके पास कोई चार्ज क्यू है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो क्या थी 1/4πε0 Q/r² होती है, मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस आपकी बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो सिमिलरली क्या होगा, अगर क्या हम चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रही है कि जैसे जैसे लाइन बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपल से क्या है कि हम ये नोटिस किया हमने कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, कोई एक गिवन एरिया है सपोज कर लो, उससे पास होने में लाइन की डेंसिटी कैसी हो जा रही है। देखो यहाँ पे क्या है, लाइन ज्यादा पास है, यहाँ थोड़ा दूर हो गई, यहाँ और दूर हो गई, यहाँ और दूर हो गई। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, लाइन की जो डेंसिटी है वो कैसे होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो सिंपल बोल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ लाइंस प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी। डेंसिटी ज्यादा होने मतलब क्या है कि जो यूनिट एरिया से पास होने वाली लाइंस है, यूनिट एरिया से पास होने वाली जो लाइंस हैं वही क्या हो गई, आपकी लाइन डेंसिटी हो गई। तो अगर ज्यादा लाइन पास हो रही है यूनिट एरिया से तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट ज्यादा होगा, कम लाइन पास हो रही है यूनिट एरिया से तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कैसा होगा, कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब मेजरेबल थिंग जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अब सिंपल सा आप ये देखिए आइडिया लगा लेंगे, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा तो वहां पे आप ये देख के आइडिया लगा लेंगे कि क्या कहते हैं, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हाई है और कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी लो है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, उसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा एक दो केस और कर लेते हैं। सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज, दोनों प्रेजेंट है किसी रीजन में, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ होंगी। मैंने भी आपको सिंपल बताया कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होगी, स्टार्ट होगी और आउटवर्ड जाएगी। कहां पे जाएगी, जैसे क्या है पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड करती है। तो सिंपल क्या है, यहां से निकली, सामने उसे नेगेटिव मिल गया, तो क्या होगा, यहां से लाइन जाएगी सीधे नेगेटिव में मीट कर जाएगी। ये देखो क्या यहां से बाहर निकल रही है, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है। ऐसे यहां से बाहर की तरफ निकली, इसको यहां से क्या होगा, ये इसकी तरफ आ रही थी, तो अभी देखो यहां से बाहर निकली, इधर जाएगी तो क्या होगा, यहां से जाएगी तो बेंड होकर इसकी तरफ आ जाएगी। ऐसे यहां से निकलेगी, बेंड होकर इसकी तरफ आ जाएगी। ऐसे कई सारी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक डाइपोल दिया हुआ है तो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे बन जाएगी आपकी। मेरे ख्याल से ये क्लियर हुआ होगा आपको, ऐसा कुछ। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इनवर्ड ये रहेगी, हमने आउटवर्ड बना दिया। यहाँ पे सारी कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। तो मतलब क्या है कि पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट कर जाएगी। यही तो हमने स्टार्टिंग में कहा था। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कॉन्टिन्यूअस लाइंस होती हैं, जो कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में 2-3 पॉइंट लिखना होगा तो वैसे लिख सकते हैं, जैसे डेफिनेशन लिख दिया, पॉइंट में सिंपल लिख देंगे कि पॉजिटिव चार्ज है उससे निकलती हैं, नेगेटिव पे टर्मिनेट करती हैं, या सिंपल की कॉन्टिन्यूअस लाइंस होती हैं जो कि पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव मतलब बीच में ये ब्रेक नहीं होगी। कॉन्टिन्यूअस होने मतलब क्या है कि जो लाइंस है पॉजिटिव से निकली है, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है, ये कहीं बीच में ब्रेक नहीं हुई, ठीक है, कि बीच में ही कहीं कट जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब थोड़ा सा बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती, ठीक है। ये सिंपल आप बोले जैसे आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको मैंने दे दी कुछ, ठीक। अब मैंने कहा कि किसी इसके पॉइंट पे से ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए किधर होगी। तो सिंपल क्या है कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट फाइंड करना है तो बस उस पॉइंट पे आप क्या कर लो, टैंजेंट ड्रॉ कर दो।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो सिंपल पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगर किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो आप सिंपल क्या करेंगे, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट की डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसी डायरेक्शन में आपके पास टेस्ट चार्ज पे फोर्स भी एक्ट करेगा। ठीक है, अगर आपके पास टेस्ट चार्ज है जो ए पॉइंट में रखा है तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन भी यही होगी। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही आता है हमेशा। ठीक है, तो वो बार बार कहने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। एक चीज ध्यान रखना है आपका हमेशा कि जो टेस्ट चार्ज होता है अगर इसमें साइन मेंशन नहीं किया गया है तो हमेशा कैसा होता है, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, और एक स्मॉल अमाउंट का चार्ज होता है, काफी छोटा चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया था कि टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है कि एक ऐसा चार्ज जो किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो काफी लो होती है, ये दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से पहली प्रॉपर्टी क्लियर हुई होगी। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अलोंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। सिंपल सा है ये, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, तो ये क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्या है कि अगर आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन ये है सपोज कर लो और ऐसा है एक, इसने इसको कट करते हुए दिख रही है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ठीक है, क्यों कट नहीं करेंगी, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपके पास कोई चार्ज रखा है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपके पास कोई टेस्ट चार्ज रखा है तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और अगर ऐसा होता है, अगर कट कर जाती है तो इस पे दो डायरेक्शन में टेंजेंट बनेगी, एक तो इधर बन जाएगी, इधर बन जाएगी, तो दो डायरेक्शन में टेंजेंट बन जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट करती हैं तो वहां पे दो डायरेक्शन होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो की जो क्या है प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि नहीं हो सकता। तो सिंपल सा एग्जाम, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर। तो सिंपल सा रीजन क्या है कि एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इम्पॉसिबल। तो सिंपल ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी कट नहीं करती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू टाइप्स की होती है, एक यूनिफॉर्म होती है, एक नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो लाइंस की डेंसिटी पे डिपेंड करती है। तो मतलब क्या है, डेंसिटी भी चेंज नहीं हो रही है। तो अगर आपके पास कहीं पे आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है तो उसको आप पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है तो कुछ ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या आपके पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमारे पास तीन प्रॉपर्टी हो गई। सिंपल सा पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है किसी भी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो सिंपल आप क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, उस टेंजेंट के डायरेक्शन में ही आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। उसका सिंपल सा रीजन क्या है कि अगर वो कट करती हैं तो वहां पे दो डायरेक्शन हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट क्या है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं अगर वो यूनिफॉर्म है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है मतलब रीजन में वो चेंज नहीं हो रही है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। और अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है तो कैसे होंगी, वो कन्वर्जिंग हो सकती है, डाइवर्जिंग भी हो सकती है। और एक चीज ध्यान रखना है, कहीं पे एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, एक बात का खास ख्याल रखना है। ठीक है, तो मैंने कहा था ये चीजें क्लियर नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने अच्छी खासी बात करी। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डाइपोल का एक पॉइंट बचा हुआ है। ठीक है, जैसे डाइपोल जो है उसका एक पॉइंट बचा हुआ है, लेकिन मैं उस पॉइंट पे आने से पहले एक सिंपल सा एक और प्रॉब्लम कर लेता हूं। सपोज आपके पास दो प्लस चार्ज है और आपसे कहा गया कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करिए, तो आपने सिंपल क्या किया, आपने इसकी ड्रॉ कर ली। सपोज कर लो ऐसे आपने इसकी ड्रॉ कर ली, इसकी भी आउटवर्ड होती है ना, आउटवर्ड सेंस में होगी। अब आपको पता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट नहीं कर सकती हैं, तो आपने सिंपल क्या किया, इसको इधर बढ़ाया आगे, इसको इधर बढ़ाया। कट तो करना नहीं तो क्या हो गया, ऐसे बेंड हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या होगी, यहां से निकलेगी, ऐसे बेंड हो जाएगी, ये भी बेंड हो गई, ऐसे क्या होगी, ये भी बेंड हो जाएगी। फिर ये ऐसे, अब थोड़ा सा इसको बेंड कर देना बस आपको, कि ये कट नहीं करना है। थोड़ा सा मैं इसको और अच्छा करता हूँ।
ऐसे निकल गई, ऐसे ये वाली ऐसे निकल जाएगी। सिमिलर रहनी पर ध्यान रखना आपको, तो कुछ ऐसा डायग्राम हो जाएगा। कट नहीं कराना है आपको, और फिर इसको ऐसे बना दिया हमने, ऐसे बाकी इधर आप ऐसे ही बना दो, ऐसे निकालो। कट नहीं कराना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो अगर कट हो रही है तो उसको आप इरेज करके फिर से ड्रॉ कर लेंगे। बस ऐसे बन जाएगी आपके पास ड्रॉ करने। तो अगर आपके पास दो प्लस चार्ज है तो ध्यान रखना है कि सेंटर से लाइन क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी। ठीक है, और अच्छा तरीका है ड्रॉ करने का कि आप क्या कर सकते हैं, सेंटर जो इनका सेंटर है वहां से ऐसे लाइन बना दो। अब लाइन ऐसे लेके आओ, यहीं से बेंड करा दो, ऐसे हाथ बेंड करा दो, तो थोड़ा आसान पड़ेगा आपके लिए। मैं एक बार फिर से आपको करके दिखा देता हूँ, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ एक बार। कि आपके पास प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज ज्वाइन किया, सेंटर से एक डॉटेड लाइन बनाई, यहाँ से लाइन निकाली बेंड करा दी, यहाँ से निकाली बेंड करा दी, ऐसे ही। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको कट नहीं कराना है बस। ऐसे सेम आप यहां से निकाल सकते हैं ऐसे। तो ऐसे कुछ बन जाए। अब सपोज करो आपके पास एक चार्ज Q है, एक 2Q है, और आपके पास Q चार्ज है और यहाँ पे आपके पास 2Q चार्ज है, तो फिर क्या होगा, तो आप इनको ज्वाइन करो। आपको पता है कि इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, तो बस क्या सेंटर में लाइन ड्रॉ कर दो, इसके लिए ड्रॉ कर दो, ऐसे ड्रॉ कर दो। अब यहाँ से इसको बेंड करा दो, ऐसे क्यों हो जाएगी, यहाँ से बेंड करा दो, यहाँ से ऐसे बेंड हो जाएगी, यहाँ जाके ऐसे यहाँ से बेंड हो जाएगी। अब बाकी आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, वो ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो डेंसिटी होगी थोड़ी सी हाई होगी, क्योंकि अमाउंट चार्ज ज्यादा है ना, यहाँ पे डेंसिटी थोड़ी हाई कर देना है आपको। यहाँ पे डेंसिटी थोड़ी सी कम कर देनी है आपको। यही सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप ड्रॉ कर लेंगे लाइन, बस ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Q चार्ज और 2Q चार्ज की। तो ऐसे एग्जाम में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने को आ सकता है, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ड्रॉ कर लेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे थे हम डाइपोल की, कि अगर आप डाइपोल जो है अगर उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो उसके साथ कैसा बिहेवियर होगा। जैसे आपको पता है कि अगर आपके पास कोई चार्ज रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज प्लेस करते हैं टेस्ट चार्ज, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं एक सिंगल चार्ज में पुट करके आपने क्या पुट कर दिया, एक डाइपोल प्लेस कर दिया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, तो दोस्तों आपके पास ये एक डाइपोल है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास यूनिफॉर्म है, और इसमें हमने डाइपोल प्लेस कर दिया। तो अगर एक डाइपोल इसमें प्लेस करते हैं, सपोज करो डाइपोल हमारे पास है, ये डाइपोल, ये माइनस Q चार्ज, ये Q चार्ज, और इनके बीच का सेपरेशन भाई कितना लेते थे हम, 2a, तो वो 2a इनका सेपरेशन हो गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, इस डाइपोल पे क्या होने वाला है वो चीज देखनी है। तो आपको सिंपली यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, मतलब इस पे एक फोर्स डल लगेगा। वो फोर्स कितना होगा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म में इसका अमाउंट T है तो ये फोर्स वैल्यू क्या हो जाएगी, Q टाइम्स T। अच्छा, ये आपके पास माइनस Q चार्ज है, तो इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा। या आप इसको ऐसे समझ लो कि यहाँ पे प्लस चार्ज रहा होगा तो प्लस प्लस को रिपल करेगा, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, ये भी QE ही होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही, तो इस पे भी QE फोर्स लगेगा, लेकिन क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन लगेगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फोर्स जो है वो एक्ट कर रहे हैं और इक्वल फोर्सेस हैं और डायरेक्शन कैसी अपोजिट है। तो आपको पता है कि जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कहीं पे वर्क करते हैं तो वहां पे उस सिस्टम पे क्या लग रहा होता है, टॉर्क लग रहा होता है, ठीक है। तो जब भी किसी डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, और उस टॉर्क का हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो सिंपल थोड़ा ध्यान देना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड करनी है। तो टॉर्क की डिफिनेशन क्या होती है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो सिंपल सा क्या है, टॉर्क जो है उसके लिए हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो ये दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स आपका ये रहा, एक ये रहा,
इनके की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुई, तो हमने मान लिया कि ये एंगल जो है, जो डाइपोल है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाता है, तो ये आपके पास 2a है, तो ये क्या हो जाएगा 2a का cos थीटा कंबाइंड कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा सेपरेट कंपोनेंट, तो ये हो गया आपका 2a का cos थीटा, ये हो गया 2a का sin थीटा। तो अब सिंपल क्या कर देना है, फोर्स कितना था QE, आप कोई भी एक फोर्स ले लो और उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू कर दो 2a sin थीटा। तो आप देखो Q इंटू 2a को मैं एक साथ ले रहा हूँ, E अलग ले रहा हूँ और sin थीटा लिख रहा हूँ, Q इंटू 2a हो जाएगा P इंटू E sin थीटा। तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा P क्रॉस E, ये हो जाएगा आपका टॉर्क। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर आपके पास एक डाइपोल है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है, तो उस पर टॉर्क एक्ट करेगा और टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो P sin थीटा होगा और डायरेक्शन के लिए आप क्या करेंगे P क्रॉस E कर लेंगे। P क्रॉस E करना मेरे ख्याल से आता होगा ना आपको, जैसे आपके पास P है, ये E है, तो P की तरफ हमने थंब की फिंगर्स की, E की तरफ कल की, आउटवर्ड सेंस में आया, तो यहाँ पे क्या जो कैसा है आउटवर्ड, तो ये आउटवर्ड हो जाता। अगर ये इनवर्ट होता तो क्रॉस लगा के इनवर्ट बता देते। तो ये वेक्टर में आपने किया होगा, मेरे ख्याल से ये क्लियर हुआ होगा आपको कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास एक डाइपोल रखा है तो उस पर क्या लगेगा, एक टॉर्क एक्ट होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा P sin थीटा और डायरेक्शन क्या होगा, तो राइट हैंड कर्व रूल से आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपका हो गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जो है वो आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आगे कॉन्सेप्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे ही बेस्ड होगा, तो जल्दी से डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, सिंपल सा एक क्वांटिटी है, हमने क्वांटिटी बना के रखी हुई है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि हमको आइडिया देती है कि किसी गिवन एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ये सिंपल एक क्वांटिटी है जो हमें इस बात का आइडिया देती है कि किसी गिवन सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसका सिंबल आपके पास फाई होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट, ये जो है वो आपका क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इसकी जो यूनिट होती है वो भी सिंपल सी है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम्ब और इसका होता है मीटर स्क्वायर, जहां से डायमेंशन भी आप बना सकते हैं। डायमेंशन क्या हो जाएगा mlt-2, ये हो जाएगा 80 और ये L2 हो जाएगा ml3 t-3 a-1, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। डेफिनेशन सिंपल आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारी बुक में डेफिनेशन इसकी ली होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वो डेफिनेशन थोड़ा सा मुझे इनकरेक्ट लगती है क्योंकि नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आपके पास यूनिट भी है और डायमेंशन भी है। तो सिंपल आप इसको ऐसे ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ क्वांटिटी विच गिव अस एन आइडिया अबाउट हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, ठीक है। तो वो आइडिया देती है कि किसी गिवन एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। अगर फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा है तो एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो ज्यादा होगी। अगर फ्लक्स की वैल्यू कम है, फाई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हो रही है, कम पास हो रही है। फ्लक्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, ये मतलब जाहिर सी बात है, लाइन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा। डिफिनेशन आप चाहे तो राइट भी कर सकते हैं, डिफिनेशन आपको दिख रही होगी बोर्ड पे, ठीक है। वो टाइप करके लगा दूंगा, बाद में राइट करने का जरूरत है। तो ये भी हटा रहा हूं और थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। तो अब बात करते हैं गॉस लॉ की। अब गॉस का लॉ क्या है, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे थोड़ा जो काफी क्रिटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की काफी क्रिटिकल कैलकुलेशंस की थी, वो इस लॉ की हेल्प से काफी इजीली हो सकती हैं, ठीक है। जहां पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, वहां पे इस लॉ को लगा करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो थोड़ा देखते हैं गॉस लॉ कहता क्या है। तो सिंपल सा क्या है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल फ्लक्स passing through a closed surface
क्लोज सरफेस मतलब क्या है, जैसे आपका सिलेंडर है, स्फीयर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, तो कैसा सरफेस है, क्लोज सरफेस है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपल जगह है कि अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस सपोज कर लो, जैसे सपोज करो एक स्फीयर है, यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है सपोज कर लो, तो यहां से जो इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा, उस फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास फ्लक्स आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल सा है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो है वो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही आसान सी डिफिनेशन है, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो मैं ये थोड़ा सा अब इसको हटा करके आगे बढ़ता हूँ। गॉस लॉ आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपने क्या देखा, थोड़ा सा मैं एक चीज और यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि हमने क्या देखा हुआ है कि फ्लक्स को हम दो तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं। जो फ्लक्स है, अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इसे बोलते हैं, तो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। तो फ्लक्स जो है वो दो तरीके से कंप्यूट होता है, एक बाय डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कहती है फ्लक्स के लिए कि जो फाई की वैल्यू होगी वो ई डॉट ए होगी, ठीक है। इसका एक आपका इंटीग्रल फॉर्मेट भी होता है कि जो फाई होता है वो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीए भी होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई डॉट डीए भी होता है। ये भी सही है, ये इंटीग्रल फॉर्म है, ये आपके पास सिंपल फॉर्म है। ऐसे ही गॉस लॉ से भी आप फ्लक्स फाइंड करते हैं। गॉसेस लॉ की हेल्प से फ्लक्स फाइंड करते हैं। क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है और गॉस लॉ है। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें आपको एकदम क्लियर होंगी। बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की। अभी मैं जस्ट गॉस लॉ डिस्कस किया था, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सा है। गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या है, आपको थोड़ा सा अगर याद होगा कि आपके पास एक इनफिनाइट लॉन्ग वायर था। इस लॉन्ग वायर की मदद से हमने किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी। इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होती थी आपको याद होगा, ठीक है, ये आर गिवन थी आपको। तो इस पॉइंट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी, इंटीग्रेशन वगैरह किया था और अब देखा था कि अगर आपके पास इनफिनिटी लॉन्ग वायर होता था तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलती थी वो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मिलता था और ये काफी लेंथी डेरिवेशन था। अभी आप देखेंगे कि गॉस लॉ की हेल्प से हम इसी डेरिवेशन को बहुत ही इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। तो हमने सिंपल फिर वही क्वेश्चन वही है आपका कि आपके पास लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग वायर है और इस लॉन्ग वायर से आर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब का ध्यान रखिएगा, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, ऐसा सरफेस एज्यूम करते हैं कि उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है उसके बीच का रिलेशन एक जैसा हो, ठीक है। जैसे उस पे जो पॉइंट लाई कर रहे हैं उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में जो रिलेशन है वो कैसा हो, सेम हो। तो हम सिंपल क्या है, यहां से आर डिस्टेंस पे आपको पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फाइंड करनी है। और हमको सरफेस कैसे लेना होता है गॉस लॉ में, क्लोज, क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए ही आपका गॉस लॉ वैलिड होता है। तो सिंपल सिमेट्रिक शेप एज्यूम करने का तरीका क्या है कि जितने भी पॉइंट आपको आर डिस्टेंस पे दिख रहे हैं वायर से उन सबको कलेक्ट करो। तो अगर सारे वायर ये है, इससे आर डिस्टेंस पे लाई करने वाले में अगर सारे पॉइंट कलेक्ट करता हूं तो ऐसे एक सर्कल, फिर उसके ऊपर सर्कल, फिर उसके ऊपर सर्कल, तो ऐसे सर्कल सर्कल का शेप मिलेगा, इसे हम सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। वो शेप कैसा हो जाएगा, आर डिस्टेंस में सारे पॉइंट हमने इधर कलेक्ट कर लिए, आर डिस्टेंस में सारे पॉइंट इधर कलेक्ट कर लिए, ठीक है। और फिर क्या किया, इनको इनसे क्लोज सरफेस बना लिया। तो अभी सिंपल हो क्या बन जाएगा, ये एक सर्कुलर शेप बनेगा। ये आपके पास एक सर्कुलर शेप बन जाएगा। तो हमने सिंपल क्या किया, एक इनफिनिटी लॉन्ग वायर है, उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी, तो हमने क्या कर लिया, क्लोज सरफेस एज्यूम किया, ठीक है। अब इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स हम दो तरीके से फाइंड करेंगे।
एक तो बाय डेफिनेशन देखेंगे और एक अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ देखेंगे, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, और सिंपल आपका क्या निकल आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। देखते हैं कैसे निकलेगी। अब देखो क्या है कि जितने भी पॉइंट इस सरफेस पे लाई कर रहे हैं, जितने भी पॉइंट इस सरफेस पे लाई कर रहे हैं, तो हमको अगर आपको वहां पे बाय डिफिनेशन अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है कि इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो तो इसमें 3 फेसेस हैं। जैसे एक तो ये वाला एरिया इसे हम फेस 1 बोल रहे हैं, एक तो ये वाला एरिया इसे हम फेस 2 बोल रहे हैं, एक तो ये वाला एरिया इसे हम फेस 3 बोल रहे हैं। अब ये आपके पास एक वायर है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है, जिसको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इस डायरेक्शन में आउटवर्ड, यहां पे कैसी होगी, यहां भी आउटवर्ड, यहां भी कैसी होगी आउटवर्ड। और क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी यूनिफॉर्म होगी, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने वाली नहीं है। तो फेस 1 के हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ध्यान दीजिएगा, फेस 1 के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे हमको अगर हम डिफिनेशन के अकॉर्डिंग फाई फाइंड करते हैं तो फाई क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ए। तो इसी को हम क्लोज को ब्रेक कर लेते हैं कि जो इंटीग्रल है वो फेज 1 में ई डॉट ए लगा लेते हैं, फेज 2 पे ई डॉट ए लगा लेते हैं, ई डॉट डी ए कर लो, और फेज 3 पे ई डॉट डी ए लगा लेते हैं। थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये रफ हो गया, इसको क्लियर लिख देता हूं मैं। फाइव जो है वो क्या हो जाएगा, फेस 1 पे ई डॉट डी ए लगा लीजिए आप, प्लस फेस 2 पे आप ई डॉट डी ए लगा लीजिए, प्लस फेस 3 पे आप ई डॉट डी ए लगा लीजिए। तो अगर आपको यहां पे दिख रहा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, एरिया वेक्टर ये रहा, तो एंगल कितना हुआ 90 फेस 2 के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, एरिया वेक्टर ऐसा रहेगा, एंगल कितना हो गया 90 हो गया। एरिया वेक्टर मेरे ख्याल से क्लियर होगा, उसमें डाउट नहीं हो गया आपको। तो आपके पास अगर एक एरिया है तो उस एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है वो कैसा होता है, हमेशा इस एरिया से आउटवर्ड होगा, ठीक है। वो कंडीशन होगी, आउटवर्ड इधर भी हो सकता है, आउटवर्ड इधर भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे कैसा है, ये क्लोज सरफेस है तो आउटवर्ड बाहर की तरफ, यहाँ पे बाहर की तरफ। तो यही एरिया वेक्टर यहाँ डाउनवर्ड है, यहाँ अपवर्ड है, तो एरिया वेक्टर में से आउटवर्ड सेंस में होगा, और उसकी जो लेंथ होगी, एरिया वेक्टर की जो लेंथ होगी उस एरिया के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। मतलब अगर आपके पास एरिया ए है तो ये वेक्टर होगा, 2a है तो उसका दुगना वेक्टर हो जाएगा, ये ध्यान रखना, और हमेशा आउटवर्ड सेंस में होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि फेज 2 और फेज 3 के लिए एंगल कितना है 90, और डॉट वर्ड में अगर एंगल 90 होता है तो वैल्यू क्या होती है 0, तो फेज 2 और फेज 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और फेज 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे यूनिफॉर्म है, तो जो फाई की वैल्यू हो जाएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बाहर आ जाएगी, इंटीग्रल क्या हो जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको पहले ई डॉट डी ए लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा फेज 1 ए इंटू डी ए इंटू कॉस 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी, इंटीग्रल डी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको पता है सिलेंडर का एरिया कितना होता है, ये लेंथ मान लो हमने लिया था वो एल है, सिलेंडर का एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल। तो ये आपके पास फाई आ गया, मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। हमने क्या लिया है, बाय डिफिनेशन हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया है ई डॉट डी ए करते हुए, तो हमको कितना मिल गया, ई इंटू 2 पाई आर एल। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर यही फ्लक्स में पास करता हूं इस क्लोज सरफेस से कितना पास होगा, तो तरीका क्या था फ्लक्स है कि इसके अंदर कितना चार्ज इंक्लोज हो रहा है वो चार्ज निकाल लो, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। तो अब देखो क्या है कि ये लेंथ एल है, अगर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज है, तो एल लेंथ पे कितना हो जाएगा लैम्डा एल। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है गॉस लॉ से, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनक्लोज कितना हो जाएगा लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये फ्लक्स डिफिनेशन वाला और ये फ्लक्स दोनों सेम ही तो है, सेम सरफेस से ही तो पास हो रहे हैं, तो दोनों इक्वल होंगे, उनको इक्वेट कर दो। तो E इंटू 2 पाई आर एल की वैल्यू है वो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट की इक्वल हो जाएगी, एल से एल कैंसिल होगा, यहाँ पे होगा मिलेगा E की वैल्यू मिल जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे लिखा होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल सी 4 लाइंस में आ गई आपके पास, किसकी, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की। तो काफी आसान रहा होगा आपके लिए,
मेरे ख्याल से काफी इजी रहा होगा, उससे तो ये इजी ही है। ठीक है, बस थोड़ा ध्यान रखना है कि एरिया वेक्टर कहाँ है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे एरिया वेक्टर अपवर्ड है, यहाँ डाउनवर्ड है, बस इसी सब चीज का ध्यान रखना है बस। गॉस लॉ अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा तो एकदम सीख जाएंगे। ये अभी आप नोट डाउन करिए। अब इसके बाद इन्फिनाइट प्लेन शीट की बात करेंगे।